Okay, जी, I'm back and you're listening Simply FM 88.6. दोस्तों, मेरा और आपका साथ रात 10 से रात 12 तक होता है आपके अपने FM 88.6 पे, और जो का नाम है मिडनाइट शो विद हारिस खान। अच्छा, जिस तरह अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद होंगे, मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं इनको सिर्फ न्यूज़ एंकर समझता था, लेकिन अभी बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई सिर्फ ये कहानी नहीं है। और हमेशा मुझे लोग कहते हैं कि अगर आप मीडिया में काम कर रहे हैं तो उसके साथ आपने दूसरी चीज़ों को भी लेके चलना होता है, सिर्फ उससे आपका ब्रेड एंड बटर नहीं चल सकता, और भी चीज़ें करनी होती हैं, आज हैं कल नहीं है। तो उमर भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे, मजीद पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साहब? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से। मतलब पहले हर इंसान के बचपन में कोई ना कोई शौक होता है कि मुझे ये चीज करनी है, वो बनना है, क्रिकेटर बनना है, या एंकर था शुरू से ही आपका था कि मुझे एंकर बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, क्या था आपके गोल्स? नहीं, एंकरिंग मेरा पहला शौक नहीं था। और अच्छा। ये जब होता है ना कि इंसान मैट्रिक कर रहा होता है, हाँ जी, तो उस टाइम बहुत सारे नए नए आइडियाज जहन में आ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम हमारे स्कूल की तरफ से बहुत सारे बच्चे रेडियो पाकिस्तान जाते थे, जो आजकल FM 93 शायद कहलाता है। तो उस जगह पे हम जब जाते थे तो वहाँ बच्चों की दुनिया एक प्रोग्राम होता था, आज भी होता है। तो वहाँ हमें बड़ा सीखने को मिलता था। तो कुछ हम टेलीविजन के आर्टिस्ट देखते थे वहाँ पे, उनको देख के बड़ी एक दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी कि ये लोग टीवी पे ऐसे लगते हैं। बस एक समझे जैसे एक तालिब इल्म, एक बच्चा किसी को देखे जिसको बहुत अरसे तक आपने टीवी पे देखा और फिर वो लाइव आपके सामने हो, तो दिल चाहता था कि हम भी टीवी पे आए। तो घर वालों से मशवरे करते थे जब छुट्टियां होती थी, तो उसमें उनका हमेशा मशवरा होता था कि शोबिज लाइन और ये जो टीवी मीडिया इंडस्ट्री है, ये ऐसी लाइन नहीं है जिसको आप अभी इस स्टेज पे कि आपने अभी अपना मैट्रिक करना है, आपने इंटर करना है, आगे ग्रेजुएशन करनी है, कि आप इसको अभी से एज प्रोफेशन देखो। घर वाले समझाते थे ये वो लाइन है कि जब आप कुछ बन जाओ तो फिर आप इस फील्ड में आओ, यानी जब आप कोई मकाम हासिल कर लो तो फिर आप अपने आप को जो है मीडिया की साइड पे लेके आओ। तो फिर पहली सैलरी याद है, हम लोग करते ना, पहली सैलरी मिलती है, वो याद है अभी भी? क्या थी? सैलरी 17,000 थी। सॉरी, 2007 की बात है। 2007 की। अब आप सोचें, एक बच्चे ने मैट्रिक का भी रिजल्ट भी नहीं आया, 17,000 रुपए महीने 2007 में मिल रहा हूँ, और इतना मजा आता था। तो 17,000 कहाँ जाते थे? वो टोटल घर वालों को दे दिया करते थे, वार्डरोब पे लग जाते थे। फिर 17,000 उस वक्त कितना वैल्यू रखते होंगे? अभी भी लोगों का अंदाजा लगा, लोगों की अभी कहीं काम करने वाले जो पानी वानी पिला रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, तो उनकी वैल्यू होती है 17,000 रुपए। कोई पियून है आजकल जो 5 घंटे 4 घंटे के लिए काम कर रहा है। बताऊं, ये मतलब एक इनिशियल सैलरी थी। अच्छा। जो सबसे कम थी वहाँ पे एंकर्स में, वरना वहाँ एंकरिंग उसका ये कहना था कि बस 2-3 महीने की बात है, 50+ पे जाएगा तुम्हारा पैकेज। तो बिल्कुल सब चीजें सही। तो डिक्लाइन क्यों आ गया उसमें? डिक्लाइन इस तरह आया कि मैंने 3 महीने बाद रिजाइन किया, क्योंकि रिजल्ट आ गया था। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इस इंडस्ट्री में डिक्लाइन। हाँ, डिक्लाइन क्यों आ गया? देखिए, इंडस्ट्री का डिक्लाइन जो, क्योंकि फिर उसके बाद मैं मेट्रो 1 चला गया। जितना मैंने इंडस्ट्री को स्टडी किया है और मैं जितना समझाऊं इंडस्ट्री को कि मीडिया इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की समझें कि एक सब ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। कोई भी चैनल हो, और मैं बड़ी ओपन बात कर रहा हूँ ये। उसकी वजह ये है कि ये लोग इन्होंने कभी भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी किसी चैनल ने नहीं बनाई जिससे ये अपना बिजनेस खुद जनरेट कर सकें। सही। इनकी स्ट्रेटेजीज हमेशा फंडिंग पे रही, कैंपेन्स पे रही, कोई भी चैनल हो। तो उसकी वजह से यही हुआ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लाइन की तरफ जाएंगी तो लाजमी सी बात है उसकी जद में वो बंदा भी आएगा जो उनके आसरे पे चल रहा है। बिल्कुल। यही 2018 में गवर्नमेंट बनने के बाद हुआ कि लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, और जो मीडिया का एडवर्टाइजमेंट का बजट था उस वक्त के जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थे फवाद चौधरी, उन्होंने वो कम कर दिया था, बल्कि स्ट्रिक ही कर दिया था। तो उसकी वजह से चैनल्स का बुरा हाल हो गया। अगर चैनल्स अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर अपना बिजनेस जनरेट करते, जो उसके बाद उन्होंने करना शुरू किया, यानी ये ख्याल उन्हें 2019-20 में आया, तो आज जाके वो इस काबिल होते, सस्टेनेबल होते हैं। फिर उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेन्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखते होंगे, कई हमारे व्यूअर्स हैं वो ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा उसका नैरेटिव बिल्ड करने में चैनल अपना रोल प्ले करता है। उनके रिप्रेजेंटेटिव उस तरीके से वो बात नहीं पेश करते जिस तरीके से एक प्रोग्राम एंकर पेश करता है। बिल्कुल। जिस तरीके से रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं, क्योंकि वो पेड होता है सारा सिस्टम। अच्छा, फिर नैरेटिव बदलता भी वैसे ही है। पॉलिसी चेंज हुई तो बिल्कुल ऐसे बदलेगा नैरेटिव के फीलिंग आती है एक आम आदमी को।
अखबार की सुर्खी से लेके चैनल की हेडलाइंस तक यही सिस्टम है। जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, मीडिया इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट नहीं होगी, उसमें नई जॉब्स नहीं निकलेंगी, क्रिएटिव बिजनेस नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा उमर, जिस तरह हम बात कर रहे थे, आपने 3 महीने आपने वहां गुजार लिए, उस 3 महीने के बाद जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो फिर क्यों आपने सोचा कि यार बस अब छोड़ देना चाहिए इस चीज को? मैं चूंकि शौक में ही चला गया था, तो अच्छा। जब फर्स्ट ईयर शुरू हुआ, प्री इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया डीजे कॉलेज में, मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज आ गई, रिश्तेदारों ने, घर वालों ने यही मशवरा दिया कि पहले इस पे फोकस कर लो, मीडिया इट्स नॉट अ करियर। पैसे जब आ रहे थे, मतलब किस इंसान को पैसे आते हुए बुरे लग रहे थे? आपने कभी तो पैसे आ रहे हैं, एंजॉय करते हैं, अभी करीबी जो दोस्त होंगे साथ के, उनकी इतनी सैलरी भी नहीं होगी, ना उनको इतनी पॉकेट मनी मिलती होगी। हाँ, उनको तो हैरानगी होती थी, स्कूल प्रिंसिपल को हैरानगी होती थी, वो मतलब वही सोचते थे यार इतनी जल्दी किसी जगह पे बंदा लग गया है। लेकिन मैंने यही सोचा कि नहीं, पढ़ाई मेन है। हाँ, अगर उस पैसे के चक्कर में मैं कंटिन्यू कर लेता तो मेरी एजुकेशन नहीं कंप्लीट हो पाती। तो एटलीस्ट मैंने 1 साल तक गैप लिया। और 1 साल क्या करते रहे? सिर्फ पढ़ाई करते रहे? सिर्फ मैंने पढ़ाई की और उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक फोकस जम गया। ठीक है। लेकिन मुझे फिर टीचर्स ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा भाई अगर आप में टैलेंट है और आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कंटिन्यू, तो आप कंटिन्यू करें। तो मैं ही सोचता था कि मैं कहता था किस तरीके से कंटिन्यू करें, सुबह कॉलेज है, शाम में कोचिंग है, टाइम कैसे दें? वो तो 8 घंटे की एक प्रॉपर नौकरी है, और 8 घंटे तो हम सिर्फ बोलते हैं, न्यूज में तो कभी 10 घंटे भी हैं, हालात खराब हैं तो पूरी पूरी नाइट रुकना भी पड़ता है। और अगर कोई नहीं आया साथ वाला एंकर तो फिर आपने उसके टाइम ओवर टाइम भी आपने देना है। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने टीचर्स ने ही मशवरा दिया कि नहीं, ये तुम्हें ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तुम इसको अवेल दोबारा करो। लेकिन फिर दोबारा मैंने बड़ी स्ट्रेटेजी की अपनाई। मैंने सोचा ऐसा कोई चैनल हो जो मेरे घर से करीब हो। हम गुलशन में रिहाइश है, तो उससे नजदीक एक ही चैनल था, वो था मेट्रो 1, जो 8 मिनट के फासले पे था। हाँ। तो मैंने हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, फिर वहां पे मैंने ऑडिशन दिया, तो वहां फिर मेरा फौरन नहीं हुआ, यानी मतलब मैं समझा था कि होगा ही नहीं, लेकिन कुदरती तौर पे फिर 3 महीने के बाद मुझे वहां से कॉल आई। आप वहां पे शो भी करते थे, मैंने देखा है, आप यूनिवर्सिटी जाके आप ही थे? जी मैं ही था वो। तो उस शो से अभी लोगों को बड़ा पजराई मिली, लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया, तो शो का वो इख्तिताम क्यों हो गया? लेकिन जब देखते थे यूनिवर्सिटी में लोग थे, पसंद करते थे, आपसे आगे सवाल पूछे थे, देखते थे मैं पॉलिटिशियंस भी बैठे होते थे उसमें। जी। तो वो शो का आइडिया कहाँ से? आपने पिच किया या उन्होंने आपको कहा था कि यार तुम उमर शो कर लो? एक्चुअली मैं शो करता था खबर की खबर, वो आज भी चलता है। उसका पूरा एक मतलब समझे इन स्टूडियो शो था, स्टूडियो बेस्ड शो था। लेकिन उसमें मैं ये देखता था कि जो रेटिंग है ना, वो मेन काउंट करती थी। उसमें कंपटीशन होता था हमारा दीगर जो शोज होते थे उनके साथ। सही है। तो मैं ये कहता था कि यार आगे निकलना है ना, तो कुछ यूनिक करना पड़ेगा। अब पब्लिक में अगर आपने व्यूअरशिप बढ़ानी है, तो पब्लिक को एंगेज करने के 2 ही तरीके हैं। या तो आपका गेस्ट इतना हाई क्लास हो कि लोग उसे सुनना चाहें, या दूसरा तरीका इसमें यह होता है कि आप जो है पब्लिक के अंदर जाके इन्वॉल्व हो जाएं। तो आपको याद होगा, एक मून के नाम से एक बिल्डिंग थी, रेलवे की जमीन पे बनी हुई थी, वो उसको गिराया जा रहा था। जी तो उसके सारे लोग जो थे वो सड़कों पे आ गए थे, एहतजाज कर रहे थे। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ, तो मैं उनके साथ चला गया। जब उसकी रेटिंग हमारे पास आई, तो उस महीने की सबसे टॉप रेटिंग वो थी, और पिछले 6 महीनों में सबसे टॉप रेटिंग वो थी। तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि लोग उस टॉपिक को देखना चाहते हैं जो बहुत हॉट हो, यानी बहुत ज्यादा करंट हो, उसमें ह्यूमैनिटी के इश्यूज शामिल हो, उसमें पॉलिटिकल डीप पॉलिटिक्स शामिल हो, प्लस ये कि मतलब वो इंसानों से जुड़ा हुआ मसला हो। तो ऐसे शो को लोग देखना चाहते हैं, और वो इंसानों के साथ ही, यानी लोगों में, ऑडियंस में जाके हो। तो फिर मैंने ये सबसे पहले यूनिवर्सिटीज से शुरू किया, क्योंकि उधर ऑडिटोरियम होते हैं, वहाँ पॉलिटिशियंस को बुलाया, मुख्तलिफ हमने जो डेज होते हैं उन पे वो प्रोग्राम्स रखे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे रखे, जो यूथ रेलिवेंट ज्यादातर टॉपिक्स थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन भी यूथ से करवाए। बिल्कुल। अच्छा, मैं देखता हूँ आजकल की जो यूथ है, हम यूनिवर्सिटी में ही थे, तो यूथ अपने बारे में नहीं बता पा रही होती। इवन मैं देखता हूँ कि एक ऑडिटोरियम है, इसमें 100 या 150 स्टूडेंट बैठे हुए, 150 में से आप देखते होंगे सिर्फ 5 से 6 सवाल पूछने के लिए आते होंगे, और ज्यादा लोग ये हाथ नहीं उठाते कि सर हमें सवाल। हेजिटेशन क्यों आजकल की यूथ में? कैसे? जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, ये माँ बाप की तरफ से होता है, या आपकी स्कूलिंग आपको नहीं सिखाती, या आपके सराउंडिंग सब ऐसे हो जाते हैं? अच्छा, मेरा इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं 2008 से एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ जी। और बीइंग अ यूथ एक्टिविस्ट, मैंने मतलब बहुत क्लोजली यूथ को इंटरव्यू किया है, उनकी साइकी मैं समझता हूँ। अच्छा। मैं इसे हेजिटेशन नहीं समझता, मैं ये कहता हूँ वो जजमेंटल बहुत हो गए अपने बारे में, अपनी ड्रेसिंग से लेके अपने बोलने के अंदाज तक, अपने लाइफ स्टाइल में इतना जजमेंटल हो गया है आज का नौजवान
कि वो सही सवाल भी होता है ना, उसके दिमाग में ही चल रहा होता है कि यार मजाक उड़ जाएगा, मेरा मजाक ना उड़ जाए, या मैं करूं नहीं करूं। बाद में हमें मिलते थे स्टूडेंट्स, वो कहते थे सर मेरा ये सवाल था। मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तब बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे माइंड में भी ये बात नहीं आई, ये तुम्हें करना चाहिए था सवाल। लेकिन उसने कहा सर मैं कंफ्यूज था कि ऐसा ना हो मेरा मजाक उड़े, या ऐसा ना हो कि पता नहीं क्या हो जाए। तो मुझे ये होता था कि हमारी यूथ में ना हेजिटेशन नहीं है। हेजिटेशन होती तो वो तो सोच ही नहीं पाते कि मैं सवाल भी कर सकता हूँ कि नहीं, उनमें तो गट्स ही नहीं होते। इसका मतलब है उनमें टैलेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के अलावा वो अपने ही बारे में इतना नेगेटिव जजमेंट हो गई है उनकी, और ये इस वजह से हुई है कि उनके पेरेंट्स ने ना सपोर्ट नहीं किया। हाँ, ऑब्वियसली पेरेंट्स ने हर चीज में उनको इतना मरहूने मिन्नत कर दिया है। बिल्कुल, अभी मैं यही आपके आने से पहले जिक्र कर रहा था, क्योंकि देखिए पेरेंट्स ये कि बच्चा, अगर वो मैंने यही जिक्र करा था अपने लोगों से कि अगर वो पतला है तो उसे कहते हैं यार तुम तो बहुत पतले हो, या तुम बच्चे का कलर थोड़ा डार्क है उसका उस पर मजाक उड़ाते हैं, यार अभी तुम्हारा तो कलर काला है। घर वाले, खानदान वाले, आपके सराउंडिंग वाले, आपके दोस्त, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो वहीं दब रहा होता है। इवन उसकी नाक मोटी से कह रहे होते हैं कि यार तुम्हारी नाक मोटी है, तुम ऐसे हो, तो वो बच्चा अपने आप को शीशे में देख के सिर्फ अफसोस ही कर रहा होता है, वो एहसास कमजोरी में चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक एक चीज जो है ना पेरेंट्स को बड़ी सोचनी चाहिए, और ये मैं ही नहीं कह रहा ये एकदम हो जाती है। हाँ, ये पेरेंट्स को बाज़ औक़ात खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के दिमाग में वो चीज मतलब ऐसी फीड कर देते हैं कि 8-10 सालों के अंदर आप एक ही चीज बच्चे को कहते रहें कि तुम पे ब्लैक कलर सूट नहीं करेगा, ब्लैक कलर नहीं पहनो, ब्लैक कलर नहीं पहनो। एक लेवल ऐसा आ जाता है कि वो वाकई ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहता। तो ये उसकी एक साइकी डेवलप हो रही होती है। इसी तरीके से वो कहीं बच्चे को अगर इस तरह बोल देते हैं कि तुम तो कुछ भी बोल देते हो, सोचा करो, ना कि वो ये उसको बोले कि तुम कुछ भी बोल देते हो मुंह उठा के, वो उसको ये कॉन्फिडेंस दें कि बेटा जो तुम बोल रहे हो ना, बिल्कुल तुम वो पहले हमसे शेयर किया करो, यानी उसकी काउंसलिंग करें ताकि उसकी एक प्रैक्टिस मोड बने, बिल्कुल उसको समझ आए, पैरामीटर्स उसको समझाएं, उसको बोलना चुप नहीं करवाएं, उसको सिर्फ ये बताएं कि उसको बोलना किस लेवल पे जाके। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि हमारे करियर काउंसलिंग नहीं है। मैं देखता हूँ कि इवन मैं अमेरिका की बात करूँ, यूके की बात करूँ, वहाँ बच्चे की बचपन से करियर काउंसलिंग की जाती है। इवन अगर एक छोटा बच्चा उसको गेम खेलने के लिए देते हैं, बिल्कुल। वो क्योंकि ई स्पोर्ट्स है, वहाँ पे ई स्पोर्ट्स के पैसे अलग हैं, लाखों डॉलर स्टूडेंट कमा रहे हैं, बच्चे कमा रहे हैं, जिस तरह आपको मालूम। ओके जी, वी आर बैक एंड यू लिसनिंग सिंपली एफएम 88.6। अच्छा, जिस तरह अभी आपने पहले सॉफ्टवेयर हाउस की बात की, तो आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं फ्रीलांसिंग का पाकिस्तान में? क्या फ्यूचर है फ्रीलांसिंग का पाकिस्तान? फ्रीलांसिंग का पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन फ्यूचर है। अच्छा। और अभी अगर हम कुछ फिगर्स आपके सामने रख सकें जो एफबीआर और दीगर इदारों से मिलें, तो 62 बिलियन डॉलर्स की जो है पाकिस्तानियों ने अर्निंग की है फ्रीलांसिंग के जरिए, जो बहुत सा पैसा ऐसा है जो पाकिस्तानी इधर नहीं रखना चाह रहे अपने अकाउंट्स में, उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंट्स में ही रखा है, दुबई में रखा है, और बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो यहाँ से मूव भी कर गए क्योंकि वो दुनिया में कहीं भी बैठ के कमा सकते हैं। तुर्की मूव हो गए बहुत सारे फ्रीलांसर्स। तो फ्रीलांसिंग का यहाँ पे है तो सही एक बड़ा अच्छा फ्यूचर, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ी सी सपोर्ट करने की नीड है। सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, उसमें जो आईटी पे टैक्स 13% था उसको 3% कर दिया है। कि अब देखें फ्रीलांसर का जो नेक्स्ट मूव होता है ना, वो होता है कि वो सॉफ्टवेयर हाउस अपना बनाए। अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वेब डेवलपर है, जो मोबाइल ऐप डेवलपर है। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, जो दीगर शोबे जात में चले गए, ई-कॉमर्स आ गई है, ई-कॉमर्स जो आ गए, उसमें एक मसला नया खड़ा हुआ है क्योंकि ये इंडस्ट्री एकदम जो है ना, एक समझें कि विदाउट प्लानिंग आई है पाकिस्तान के अंदर। हाँ, तो उस विदाउट प्लानिंग में ना हर शख्स अपना जहन लड़ा रहा है। बिल्कुल, हर इंसान कह रहा है कि, लेकिन मैं आपसे एक बात, आप हैं इस फील्ड में, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ आ रहा है कि भाई फौरन आ जाओ अमेज़न पे और आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे 1 महीने के अंदर। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, और ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है क्योंकि और लोगों से 30-40 हजार लिए जा रहे हैं, लाखों रुपए लोग लगा रहे हैं, अपने स्टोर्स बना रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो सुनने वाले हैं उनको मैं ये बता दूं कि कभी भी ऐसा इन्वेस्ट ना करें। अगर कोई कहता है, उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट है ना, जो वर्चुअल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसका तो 1 रुपया भी नहीं लग रहा। वो ये समझता है कि मैंने जो है ना बड़ा सीख लिया अमेज़न को। ये पूरा एक रिस्क है इस मार्केट के अंदर। वो ये कहते हैं कि जी हम पैसा भी आपके नाम रहेगा, अकाउंट भी आपके नाम से खुलेगा, हम चाइल्ड अकाउंट के थ्रू जो है ना उसको मतलब डील करेंगे और आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट वाली मार्जिन पे लेकर आ जाएंगे।
लेकिन इसमें बहुत रिस्क है, बहुत लोगों के इसमें पैसे डूबे भी हैं। दूसरा इसके अंदर बड़ा मसला ये है कि जिस तरीके से आप एक नॉर्मल मार्केट के अंदर बिजनेस करते हैं, अमेजोन बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन सिर्फ फर्क उसके अंदर ये है कि आप उस एक वर्चुअली सब चीजें कर रहे हैं। आपको एक ऑनलाइन एक बड़ा आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उसमें आपने साइकी भी समझनी है लोगों की, आपने ब्रांड भी देखना है, उसके अंदर आपने मेन चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि आपने उसको किस टाइम पे जो है पिच करना है। फिर कुछ फैसिलिटीज जो अमेजोन ने दी हुई थी, वो फैसिलिटीज हमारे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने उसका कुछ गलत इस्तेमाल भी किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो पैदा हो चुकी हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स में जो दूसरी बड़ी अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो फ्रीलांसिंग की मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, अमेजोन के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तो उन वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सा ऐसा काम मौजूद है जो टास्क हैं, जिसपे जाके जो है बड़ी आसानी से वो टास्क पूरे किए जा सकते हैं। उसमें बिड्स हो सकती हैं, उसमें आप अपने टैलेंट के जरिए अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें बड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए और ये कोई सिखाने वाला नहीं है। मसला पाकिस्तान में ये है, यानी हर शख्स ने खुद सीखना है, खुद जाना है गूगल के ऊपर। और जितने इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जो मैं देखता हूँ आजकल फेसबुक पे चल रहा होता है कि हम आपको अमीर बना देंगे, आपकी किस्मत बदल देंगे, बड़े स्कैम्स हो रहे हैं। तो आजकल के लोगों को स्कैम के बारे में नहीं पता, सोशल मीडिया पर जिस तरह के स्कैम हो रहे हैं उस बारे में आप क्या कहेंगे? उन स्कैम्स के बारे में लोगों को पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि पता क्यों नहीं है, क्योंकि जिसको ये पता है कि वो जीतो पाकिस्तान के मैसेजेस आते हैं उसके मोबाइल पे 25,000 रुपए आपके निकल आए, या वो बेनजीर इनकम के नाम से मैसेज पूरी डिटेल देते हैं लोग, अपने बैंक कोड बता देते हैं, अकाउंट कोड बता देते हैं कि भाई यही है। पाकिस्तान के अंदर लोग ये क्यों नहीं सोचते कि भाई ये जो नए नए लोग निकल आए हैं, वो चाहे कोई भी हो, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर हो या वो कोई इंस्टीट्यूट हो कि हम आपको जो है एक रात के अंदर ऐसा कुछ सिखा देंगे, या आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी में कितने पाकिस्तानियों ने जो है अपना इन्वेस्टमेंट नुकसान में गए हैं वो लोग, और वो अब मतलब छुपे बैठे हुए हैं। कई ऐसे मेरे दोस्त, मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, वो मिलना भी पसंद नहीं करते और मैं कहता हूँ यार चलो डूब गए पैसे कोई मसला नहीं, मिले तो सही, मोटिवेट तो। लेकिन पता क्या, क्रिप्टो में लोगों को समझ नहीं है कि हर कोई आता है बस खरीद लेता है। फ्यूचर ट्रेड आपको जब तक नहीं कर सकते तक आपको नॉलेज ना हो, आपको सेंस ना हो कि यार ये ट्रेड मैं किस तरह से कर सकता हूँ और क्या तरीका है, अब ऐसे ही घुस जाते हैं। किसी भी चीज को करने से पहले आपको उसकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। इस वजह से नुकसान होता है लोगों का। बिल्कुल नुकसान इस वजह से ही होता है, लेकिन उसमें जो एक मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगती है ना, वो मुझे लगता है लालच बहुत आ जाता है। यानी जिन लोगों को कुछ नहीं पता होता किसी करेंसी के बारे में, वो ऐसे भाग रहे होते हैं पीछे कि बस कुछ भी करके ना हमें पैसे मिले, बहुत आसान समझते हैं लोग। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि लोगों को इससे फायदा नहीं हुआ, मैंने ऐसे भी लड़के देखे, स्टूडेंट्स लेवल पे मैंने देखे, जिन्होंने मतलब करोड़ों रुपए कमा लिए और वो अब यूके में सेट हो गए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे घरानों के लड़के, उन्होंने अपने बड़े बड़े एसेट्स बेच दिए। हाँ, बिल्कुल, और लालच के चक्कर। हाँ, अब वो बैठे हुए हैं कि यार पता नहीं बढ़ेगी बिटकॉइन की वैल्यू, क्या होगा आगे फ्यूचर में, तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान में मैंने एक बहुत ही मोतबर शख्स से, मैं बगैर नाम लिए कुछ उसकी स्टेटमेंट यहाँ रखना चाहता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि हम क्या इस करेंसी को कभी लीगलाइज करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और अगर नहीं करेंगे तो ऐसी बहुत सारी फर्म्स यहाँ बन जाएंगी जो लोगों की इन्वेस्टमेंट लेगी और क्रिप्टो करेंसी में वो इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो हमारे पाकिस्तानी लुट जाएंगे इस चक्कर में। तो क्यों ना स्टेट बैंक के तवस्सुस से इसका कोई मैकेनिज्म बना लें हम, और ब्लॉकचेन की पूरी एक टेक्नोलॉजी है, इस पे हम अपनी चीजें, अपनी क्रिप्टो करेंसी बना लें। तो उस पे कुछ आलमी ऐसी चीजें उन्होंने रिवील की जिससे लगा कि ये जो है ना मतलब मुल्कों के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर एक माफिया को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, जब वो किसी सूरत में नहीं होगा, तो आप सोचें कि आज की दुनिया में इतने माफियाज मौजूद हैं, कितने रैकेट्स और नए डेवलप हो जाएंगे। और फिर उन्होंने कुछ फिगर रखे कि उन्होंने कहा आप देखें कराची की मिसाल ले लें, कराची में कितनी लाशें गिरती थी, कितना कराची के अंदर टेरर होता था, लेकिन जो फिगर आज 2022 और 21 के यूएसए के हैं, आप कराची के फिगर्स भूल जाएंगे, जितना कुछ क्राइम इस वक्त यूएस के अंदर हो रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि नए माफिया पैदा हुए हैं। कैसे हुए हैं? क्योंकि उनके पीछे फंडिंग्स हुई हैं। फंडिंग्स के लिए जो सबसे आसान तरीका मनी लॉन्ड्रिंग से बचने का है वो क्रिप्टो है, वो इस तरीके की करेंसीज है। तो एक तरफ एक चीज का फायदा तो हम, नुकसान भी है कि आपको पता नहीं चलेगा। अब जिस तरह मैं बात करूं, बाइनेंस एक ऐप है जिसपे आप क्रिप्टो बाय सेल करते हैं, उससे आप डॉलर लग सकते हैं अपने पास लेके, आप वहां पे डॉलर खरीदते हैं। अब जिस तरह मैं बात करूं, आज से 6 महीने 7 महीने पहले तकरीबन, साल हो गया होगा, मैंने वहां से डॉलर खरीदा 120 रुपए का। अच्छा, अब अगर वही डॉलर मेरे पास अभी सेव होता, मतलब मैं उसको बेचता नहीं, क्रिप्टो नहीं खरीदता, मैं सिर्फ अभी वो डॉलर रखता और मैं वही डॉलर अभी बेच देता वहां पे। अब डॉलर वहां पे महंगा मिल रहा होता है, जिस तरह अभी मार्केट में 242 समथिंग चल रहा है, अब वहीं वो डॉलर होगा 260 रुपए का,
तो आप अंदाजा लगा लें जिसने सिर्फ उस पर डॉलर ही खरीद के रखे हुए होंगे, पता नहीं कितने लाखों डॉलर के, वो आज कहां पहुंचा होगा। जिसके पास सिर्फ क्रिप्टो तो छोड़ें, जिसके पास यूएसडीटी पड़ा होगा आज वो कहां होगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपने जिस तरह एंकरिंग शुरू की, शो शुरू किया, तो फिर ये सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ कैसे आ गए, ये जरा मुझे बताएं आप। ये इस तरीके से हुआ कि जब इंटरमीडिएट के बाद आपको अपनी लाइफ में ना एक सब्जेक्ट ऐसा लेना होता है जो आपका आगे चल के प्रोफेशन बने। सही है। तो इंटर के बाद सिनेरियो हुआ कि बहुत सारे जो स्कूल फ्रेंड्स थे वो आर्मी में उन्होंने अप्लाई किया, हमने भी अप्लाई किया और सिलेक्शन हो गया, ISSB वाली साइड तक चले गए। आपका भी? जी। फिर ये हुआ कि मेरा कोई सिबलिंग नहीं है, अकेले ही मैं समझे, मतलब मैं एक ही बेटा हूँ अपने वालिदैन का। अच्छा। ना बहन है ना भाई है। अच्छा, इकलौते हैं आप, जब भी सर आपके साथ आए। तो कुछ घर वालों का भी ये डिसीजन था, कुछ मुझे भी ये फील हुआ कि नहीं जाना चाहिए, जबकि एक तरीके से मैं सोचता था कि उस वक्त शायद मैंने गलत डिसाइड किया, बहुत साल में कंफ्यूज रहा, लेकिन मैंने सोचा सेकंड मुझे क्या करना है। तो चूंकि मैं मीडिया में तो आ ही चुका था, तो मैंने कहा मैं मास कम्युनिकेशन तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं अंदर आके सब देख चुका पहले ही सब अब मतलब मैं सीख चुका हूँ, मतलब। और फिर जो मेरे बाद लोग आ रहे थे मास कॉम करके, वो जो पढ़ के आ रहे थे उनको कुछ नहीं आ रहा था, यानी वो अखबारी पढ़ाई करके आ रहे थे, अखबारी सहाफत पढ़ के आ रहे थे वो, और आज भी बदकिस्मती से यही पढ़ाया जा रहा है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी या कराची यूनिवर्सिटी में। तो मैंने सोचा कोई ऐसा फ्यूचर अपना रखना चाहिए जो एक नया प्रोफेशन आपके लिए खोले, तो उसमें मुझे IT मुनासिब लगी। फिर मैंने सरसैद यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उसमें मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, वहां से मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया। तो कैसे टाइम मैनेज कर रहे थे, साथ में एंकरिंग भी और सारी चीजें? ये मतलब ऐसा था कि मैं सोता 4 घंटे 3.5 घंटे, फिर मैं 2 दफा सोता था, यानी एक रात में मैं 3-3.5 घंटे सोता था, और मैं फिर जब यूनिवर्सिटी से आता था तो मैं 1 घंटा लाजमी सोता था। फिर शाम में मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके मेट्रो वन ने इसमें काफी कोऑपरेट किया मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे कई साल मतलब प्राइम टाइम दिया, तो वो इसी वजह से दिया कि मेरी सुबह यूनिवर्सिटी होती थी। फिर आगे चल के जब मुझे प्रोग्राम मिल गया, तो फिर तो प्रोग्राम तो होती ही प्राइम टाइम वाले उस सेगमेंट में, तो आसानियां भी हो गई कुछ उसमें, तो उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया मेरे साथ। तो लेकिन मेरा अपना 24 आवर मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता था, और उसकी वजह से ये हुआ कि डार्क सर्कल्स जो हैं वो चिमट गए फिर जिंदगी में। बिल्कुल। लेकिन फिर ये हुआ कि बस अब वो एक जिंदगी का टाइम होता है, आप जवानी में जो चीजें कर सकते हैं। अब आज जो है वो हम 5 घंटे नहीं सो सकते। आज एक दफा हम जाग लें तो नेक्स्ट डे पूरा दिन खराब गुजरता है, डिसीजन सही नहीं हो रहे होते, फ्रेशनेस नहीं होती, दिमाग काम नहीं कर रहा होता। लेकिन चिड़चिड़ा स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को थोड़ा सा ना, फिर खाना कम खाते थे, वो बिल्कुल एक फौज वाली लाइफ गुजारी सिविल में भी रहते हुए, और उसकी वजह यही रही। अच्छा, फिर प्रोजेक्ट्स जब होते हैं ना आपकी इंजीनियरिंग में, वो आपको काफी सताते हैं, क्योंकि उसमें आपको नई क्रिएटिव आइडिया होता है, उसमें फोकस करना होता है, उसी पे आपका सेमेस्टर डिपेंड कर रहा होता है। हर सेमेस्टर का आपको फिर हर सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट्स होने लग गए आगे चल के। तो अफसोस बस मुझे ये रहा कि यूनिवर्सिटी ने जो है कभी भी मामले में कोऑपरेट नहीं किया मेरे साथ, और उन्होंने बिल्कुल उसी बच्चे की तरह मुझे डील किया जैसे सब बच्चों को डील करते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स भी नहीं आए, लेकिन ये हुआ कि मतलब मेरिट पे ही रहे। अच्छा, ये सारी चीजें जब होती रही, फिर उसके बाद जब आपने डिग्री कर ली, फिर सॉफ्टवेयर हाउस जिसने आपने मुझे कहा कि मैंने अपना बनाया, से उसके बाद आपने कहीं जॉब नहीं की डिग्री के बाद? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डिग्री के बाद हम सब जो दोस्त थे उन सब ने, अच्छा डिग्री के बाद मेरा एक प्लान था कि मैं मीडिया छोड़ दूंगा। 2014 में हमारा कॉन्वोकेशन हुआ, और कुछ दोस्त जो थे वो बाहर जा रहे थे फर्दर मास्टर्स करने के लिए, कुछ दोस्त जो थे वो सॉफ्टवेयर हाउस में जा रहे थे। तो उस वक्त जब मैं छोड़ने लगा तो मैंने ये सोचा कि मतलब मैं जो हूँ मीडिया को साथ रखूं, और प्लस ये कि मैं मास्टर्स कर लूं, मास्टर्स के बाद फिर मैं प्रॉपरली या तो बाहर या फिर ये समझ लें कि अपना ही कोई सॉफ्टवेयर हाउस खोलूंगा। तो जब मैंने मास्टर्स कर लिया 2016 के अंदर, तो फिर मैं आ गया मतलब अपने सॉफ्टवेयर वाले तरफ। तो मैंने एक दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिपिंग में हमने एक सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो लॉन्च किया। जॉब नहीं किया आपने? लेकिन जॉब मैंने नहीं की कहीं भी, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, क्योंकि जो दोस्त मेरे जॉब करते थे उनके साथ हम वीकली बैठक लाजमी लगाते थे। तो शुरू में मेरा माइंड था जॉब का, और मैं बार बार उनसे पूछता था, तो जो हालात व वाकयात वो बताते थे, तो मुझे उससे ही समझ में आने लगा कि जॉब करने से बेहतर है इंसान या तो अपनी कोई प्रोडक्ट बना ले, उसको सेल करे, या उससे लाख दर्जे बेहतर है वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल ले, क्योंकि जॉब वाला एक लेवल पे आके उसकी सैलरी रुक जानी है, और वो लेवल आज की तारीख में 2.5-3 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए इससे ऊपर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसी 4-5 लाख रुपए महीने की सैलरी में उस बंदे से सॉफ्टवेयर हाउस 4 करोड़ रुपए का काम लेता है। अगर ये बात उस डेवलपर को समझ आ जाए तो वो डेवलपर अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी बना सकता है, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है।
लेकिन हमारा दिमाग ही गुलामों वाला बनाया हुआ है ना। ये बस वही टाइम होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब में लग गए ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और यही हुआ कि जो दोस्त हमारे बाहर भी चले गए थे, अभी भी वो वहीं सेटल हो गए, कनाडा में हो गए, कुछ अमेरिका में हो गए। तो वो ये ख्वाब लेकर गए थे कि वहां से मास्टर्स करने के बाद हम चलो जॉब करेंगे भी ना तो अपना कुछ लॉन्च कर लेंगे। लेकिन आज 10 साल का अरसा होने को आ रहा है, 8 साल का तो हो गया, 2022 चल रहा है, अब वो फिक्स हो गए जॉब में, क्योंकि अब शादियां भी हो गई। तो अब वो दूर दूर उनके जहन में ना अपना कुछ लॉन्च करने का प्लान नहीं है। तो मेरा हमेशा से ये था कि यार उस डोमेन में नहीं जाना। वो एक साइकोलॉजिकल मार होती है, अगर आप एक दफा उसमें चले गए ना तो फिर आप रिस्क नहीं लोगे आगे, फिर आप उस चीज से नहीं निकलोगे। लेकिन फिर ये होता है कि इंसान को ना अपना एक जरिया मुआश भी पैदा करना होता है। तो उस लिहाज से मैंने मीडिया को कंटिन्यू रखा, ताकि साथ साथ मतलब आपकी बटर एंड ब्रेड चलती रहे। लेकिन अपने आप को डेवलप करने के लिए सोसाइटी के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे आइडियाज, ऐसी कैंपेन्स जिसमें आईटी, जिसमें सॉफ्टवेयर का रोल हो, उस पर हम काम करते रहे। तो अभी आप यंग जनरेशन के लिए, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत सारी चीजें रन कर रहा हूँ साथ, तो अब लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? फ्यूचर में क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स आगे के? लोगों के लिए हमने 3 सेक्टर्स में काम किया है नौजवानों के ऊपर। पहला हमारा था 5th जनरेशन वॉरफेयर पे। और वो क्या? उसमें हमने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए जो ये समझें कि हमने व्हाट्सएप का रेप्लिका बनाया। अच्छा जी। हाँ, ये कुछ चीजें जो हम नहीं बताते हैं, लेकिन क्योंकि वो क्लाइंट्स ऐसे हैं हमारे, और उसका मकसद ये था कि हम यहाँ पे यूथ को मोटिवेट करें, गैदर करें और उन्हें पेट्रियोटिज्म की तरफ लेकर आए। तो उनको हम लेकर आए। बलूचिस्तान में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यूथ का एक बहुत अच्छा ग्रुप मौजूद है। आप सब जानते हैं बलूचिस्तान के क्या हालात हैं वहाँ पे। वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, फ्लड के अंदर रिलीफ का काम कर रहे हैं एफसी के साथ मिलके। तो उनके लिए कम्युनिकेशन का ऐसा टूल दरकार था जिसमें मतलब वो सेफ रहें। हमने ये काम किया। व्हाट्सएप का रेप्लिका बनाना कोई मामूली चीज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से हमने एक ऐसी ऐप भी डेवलप की जिसके जरिए आप समझें कि जो आपस में डेटा शेयरिंग का एक सिस्टम होता है ना क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, बिल्कुल, तो उसमें हमने मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उसको मैनेज किया और देन फिर हमने उसको एक प्रोडक्ट बना के आगे सेल कर दिया। इसी तरीके से अभी 2-4 हमारी ऐसी एप्स भी चल रही हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जिसमें हम ये समझते हैं कि मतलब कुछ प्रपोजल हमने पुलिस को भी दिए, कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी दिए हुए। तो ये हम सोसाइटी के लिए जो काम कर रहे हैं, यूथ पे स्पेसिफिकली हमने काम किया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर। इसमें हमने अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो नहीं किया है। इसमें हम फिजिकल उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, इन-पर्सन ट्रेनिंग्स हो रही हैं उनकी। बच्चों को सीवी नहीं बनानी आती, उनको सीवी राइटिंग सिखा रहे हैं, रिक्रूटमेंट स्किल्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट जो मैंने डेवलप किया उसको अभी हमने प्रॉपर लॉन्च नहीं किया, उसको हमने सीवी चेंज के नाम से रखा। यानी उसमें हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कि पूरे मुल्क से हम पेपर सीवी का खात्मा कर दें और वीडियो सीवीज हो, उसी के जरिए स्क्रीनिंग हो, उसी के जरिए अपॉइंटमेंट्स हो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि वीडियो पे जब आ जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट तो देख नहीं पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि 80% तो शायद दे दें, 20% बेचारे फंस जाएंगे। लेकिन ये है कि जो कंपनी उसके लिए इजी हो जाएगा, उसको उसका कॉन्फिडेंस नजर आ जाएगा कि वो कंपनी के लिए इतना आसान हो जाएगा ये। हाँ, कि लेकिन उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, उसके लिए कंपटीशन चैलेंज बढ़ जाएगा। हाँ, बस लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया है। कंपनी को सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना वो ये होता है हायरिंग में कि उसके पास अगर 14 वैकेंसीज हैं, सही है, तो कैंडिडेट उसके पास आ जाते हैं 500। वो उन 500 लोगों को कैसे मैनेज करेगा? फिर एडवर्टाइजमेंट का बजट उसका अलग जाया होता है और पहला सेशन उसका स्क्रीनिंग का होता है जिसमें उसका टाइम भी वेस्ट होता है। तो उसमें उसका टाइम भी सेव होगा, एडवर्टाइजमेंट का बजट भी सेव होगा। उसके मुल्क के अंदर हमारे एक ऐसा डेटाबेस बन जाएगा जहां पे वीडियो सीवीज मौजूद होंगी और उनके जरिए जो है आप कैंडिडेट को देख सकते हैं। उसका इंटरव्यू पूरा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आप ये सोचेंगे कि इसको मैंने फाइनल कॉल देनी है या नहीं देनी है। उसका पूरा प्रोफाइल जो एक वीडियो की सूरत में होगा। जबरदस्त। इसमें रोजी पीके और दीगर भी ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया, लेकिन वो अभी उस पॉइंट पे नहीं ले जा सके इस चीज को जिधर हम सोच रहे हैं। बहुत से लोगों ने ऐसी एप्स भी बनाई है इसमें जिसमें उन्होंने पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं लेकिन हुनरमंद लोगों को लिया और कि वो ये काम कर सकते हैं। मिस्टर फिक्स के नाम से एक एप्लीकेशन डेवलप हुई और भी बहुत सारी ऐसी बनी, लेकिन वो चल नहीं पाई, उनको मार्केटिंग नहीं उनकी सही हो सकी पाकिस्तान में। हमारा आइडिया जो है वो डिफरेंट है। वो ये है कि पहले आप इंडस्ट्री को एजुकेशनल सोसाइटी के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन करें गवर्नमेंट की सतह पे, फिर एक ऐसी पूरी ऐप मौजूद हो जो मौजूद है, यानी उसके लिए काम नहीं करना है और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब गवर्नमेंट को देने को तैयार है, जिसके हम चार्ज भी नहीं करना चाहते, लेकिन उसको एटलीस्ट यूज किया जाए पूरे पाकिस्तान की सतह पे।
और खुद हर यूनिवर्सिटी अपने बच्चों का वीडियो CV जो है वहां पे रखवाए। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है या हर इंडस्ट्री, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वहां से वो कैंडिडेट को देखें और वहीं से अपॉइंटमेंट्स हों, तो हमारा एक हब बन जाएगा। इस तरह हमें क्या पता लगेगा? हमें पता लगेगा कितने हमारे मुल्क में जॉब्स निकलती हैं, कितनी बेरोजगारी है, कहाँ पे टैलेंट की कमी है, किस चीज की जॉब ज्यादा है, कैंडिडेट मौजूद नहीं है, फिर उस चीज पे काम होना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और हमने काफी डिटेल में बातें की है, क्योंकि अब आपको अलविदा करने का वक्त आ गया। मैं भी अलविदा होऊंगा क्योंकि हमारा टाइम जो है बस वो बातों बातों में खत्म हो गया है। जी। और बस जाते जाते कोई अगर मैसेज देना चाहें लोगों को तो आप जरूर दे सकते हैं। बस मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि सब्र से काम लें हर चीज में, चाहे आपके जाती मामलात हो, प्रोफेशनल मामलात हो, आपकी स्टडी हो, करियर हो, सब्र बहुत बड़ी चीज है। और ये मुहर्रम का महीना है, और मुहर्रम के इस पूरे महीने में अगर आपको करबला से भी जो दर्स मिलेगा ना, वो सब्र का ही दर्स मिलेगा। सब्र समझे एक ऐसी ताकत है, ये एक ऐसा मैजिक है ये कि जिसने इसको दिल से कर लिया उसको कभी नाकामी नहीं मिली। तो सब्र बड़ी चीज है। जी, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने भी अब सब्र करना है। जिंदगी रही तो आप लोगों से मुलाकात होगी हफ्ते वाले दिन और आप लोगों से मजीद बातें करेंगे। तो जी कोई अपडेट कुछ चाहिए हमारे पास तो मैं आपको बता चलूं। मलीर से 15 बाद खैदाबाद जाने वाले रोड पर एक एहतजाज हो रहा है, जिसकी वजह से ये रोड आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, लिहाजा मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। और मजीद ट्रैफिक की अपडेट के लिए आपने सुनते रहना है पुलिस FM 88.6। मैं आपको दोबारा बताता चलूं, मलीर 15 से लियाकताबाद जाने वाले रोड पर एक एहतजाज हो रहा है, जिसकी वजह से रोड आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपना सफर सब्र तहम्मुल से जारी रखें। मजीद ट्रैफिक की अपडेट के लिए सुनते रहें पुलिस FM 88.6 और अल्लाह हाफिज जी। सुबह सुनिएगा मजीद अपडेट।